अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में बज़ाहिर तो पीटीआई को रिलीफ मिला है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इस फैसले के बाद पीटीआई की मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद बढ़ रही हैं। पहले कौमी असम्बली के 41 अरकान की पीटीआई में शमूलियत रोकने के लिए हुकूमत इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब पीटीआई में सफबंदी की खबरें भी गर्म हो रही हैं। अब जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान जो कि आज़ाद थे उन्हें हल्फनामा जमा करा के पीटीआई में शमूलियत का मौका दिया, जिनमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए हैं, जबकि 3 आज़ाद अरकान ने पीटीआई से वाबस्तगी से मुतल्लिक बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं कराए हैं। ज़राए के मुताबिक जिन अरकान के बयान हल्फी जमा नहीं कराए गए उनमें साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना शामिल हैं। गो कि पीटीआई ये दावा कर रही है कि इन अरकान में कुछ मुल्क से बाहर हैं, लेकिन इनके बयान हल्फी पार्टी ने जमा कर लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये ख्याल किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, और फवाद चौधरी की ट्वीट भी इसी तरफ इशारा कर रही है। फवाद चौधरी लिखते हैं कि मेंबर कौमी असम्बली समेत तहरीक इंसाफ के 25 लोग मिसिंग पर्सनस हैं, लेकिन पार्टी का रद्देअमल मायूस कुन है। इनफरादी रद्देअमल इंतहाई नाकाफी है। ना सिर्फ बहसियत जमात सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, बल्कि अपना धरना पार्लियामान से उठाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर जाएं। अब फवाद चौधरी का दावा है कि 25 अरकान हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि इन मेंबरान में पीटीआई के मौजूदा अरकान असम्बली भी शामिल हैं। जहां तक रियाज फतेहाना का ताल्लुक है तो उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने अब तक ना बयान हल्फी जमा कराया है और ना उनका अपनी जमात से कोई राब्ता है। बहरहाल ऐसा महसूस हो रहा है कि पीटीआई में धड़ेबंदी है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का खदशा है। इससे पहले भी पीटीआई में इख्तलाफात शदीद होने की खबरें गर्म रही और इसी दौरान बानी पीटीआई को मुदाखलत करके पार्टी के दोनों धड़ों को मुलाकात के लिए बुलाना पड़ा था, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं सकी थी। लेकिन अब भी ऐसा लग रहा है कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का खदशा तहरीक इंसाफ खुद भी जाहिर कर रही है। अब पीटीआई का यह कहना है कि कई अरकान असम्बली ने दबाव की शिकायत की है और कुछ अरकान मंजर आम से गायब है। पीटीआई का यह भी दावा है कि इस वक्त 3 अरकान असम्बली मुल्क से बाहर है, जबकि कुछ मंजर आम से गायब हैं। लेकिन पार्टी के पास 40 अरकान के हल्फनामे मौजूद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के अरकान को तोड़ना चाहती है, जिस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया है। हुकूमत की बकौल वो इस वक्त मुस्तहकम है और इसको इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है, इसलिए उसको पीटीआई के अरकान को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की बकौल विक्टिम कार्ड खेलना पीटीआई का वतीरा है। अरकान कौमी असम्बली अपने नहीं, वो किसी के वरगलाने पर पार्टी छोड़ देंगे। अब हुकूमत तो कह रही है कि उसको अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद फैसल वोडा ने भी पेशगोई कर दी थी कि पीटीआई ब्लॉक बनेगा। अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई का मामला आगे कुआं और पीछे खाई वाला दिखाई दे रहा है, यानी कुएं से मुराद पीटीआई का मुमकिन फॉरवर्ड ब्लॉक है जो नून लीग में जा सकता है, जिससे तहरीक इंसाफ मुश्किल में आ सकती है। और खाई वो है जो हुकूमत तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन एक्ट बिल की सूरत में खोद रही है, और जिसके मुताबिक वज़ीर इत्तलात अता तारन फरमा रहे हैं कि अदालत ने वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया। आइन बड़ा क्लियर है कि आपने 3 दिन में सियासी जमात को ज्वाइन करना है, वो हतमी होगा, वरना आर्टिकल 63A का निफाज तस्वुर होगा। वो क्या कहते हैं ज़रा वो भी आपके सामने रखना है। अदालती फैसला जो है वक्त को वापस मोड़ा गया, रिलीफ दिया गया बिन मांगे। तासुर एक यही कायम हुआ कि जी ना इसदा की गई थी, ना दरख्वास्त डाली गई थी, ना वो पार्टी अदालत के सामने मौजूद थी। हमने सिर्फ ये किया है कि ऑलरेडी एक रूल एग्जिस्ट करता था रूल ऑफ प्रोसीजर्स के अंदर, और आइन भी बड़ा क्लियर है कि जी आपने 3 दिन के अंदर एक सियासी पार्टी ज्वाइन करनी है और वो हतमी होगा, अदरवाइज 63A अप्लाई करता है। और ये शिक इसलिए आई थी कि ये ना हो कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार जब बजट की बारी आए तो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, जब एहतजाज की बारी आए दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, जब कोई आए तीसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, फाइनेंस बिल आए चौथी पार्टी ज्वाइन कर ले। ये एक ऑलरेडी प्रोविजन मौजूद थी, हमने उसको कंसोलिडेट किया है, उसको मजीद स्ट्रेंथन करके कानून का हिस्सा बनाया है। रूल्स में वो ऑलरेडी था। सबसे पहले इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब ने में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो ये कहिएगा कि क्या हुकूमत इन पर्टिकुलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ती हुई कुर्बतों को लेकर खाइफ है या परेशानी महसूस कर रही है? फौज जो हालात हैं वो क्या, जो 9 मई का वाकया हुआ है उसके बाद कैसे ये आप सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल ये चल रही है बातें, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अननेचुरल है ना। और फौज का, लेकिन वो कहते हैं हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करना है, फौज का इसमें क्या रोल है? इसका कोई रोल नहीं। सियासी ये तो बातें हैं, सियासी बातें तो सियासी लोगों ने करनी है। आए हमसे बैठ के डिस्कस करें, हम तैयार हैं उनसे
बात करने में, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहते ना, वो तो कह रहे हैं कि हम बात वहां करेंगे जहां पर इख्तियार है, तो इख्तियार फौज के पास है। वो कहते हैं आप भी तो मुक्तदर, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद पे हुकूमत कर रहे हैं ना, तो बात तो हम वही करेंगे जहां बात कबूल होगी या मंजूर होगी। नहीं तो हम बिल्कुल, हम तो इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा कोशिश करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की बड़ी अहम इदारा है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं चल सकता, अमेरिका नहीं चल सकता, कोई मुल्क नहीं चल सकता। ये जो तस्वर हमारे यहाँ हो गया शायद इस्टेब्लिशमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना, वो उन्होंने उनके साथ जरूर रहेगा, हर एक इदारे के साथ हमारा अच्छा रिलेशन। तो फिर ठीक है ना, फिर अगर पीटीआई फौज से बात करना चाहती है तो आपको एतराज क्या है? बात तो होती रहती है, लेकिन सियासी बात नहीं होगी, सियासी बात हो ही नहीं सकती। सियासी बात सिर्फ सियासी पार्टियों की होती है। आप बताइए, एक तरफ वो जमहूरियत की बात करते हैं, एक तरफ इलेक्शनों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और फिर उन्हीं के खिलाफ तो बातें की हैं उन्होंने, जो कुछ कहा है। देखिए ना, आपने भी कहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, अमेरिका के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, और पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो ये कहते हैं कि जनरल फैज हमीद 1-1.25 साल बाद ही हमारे पास आए, और उन्होंने कहा कि वो इमरान खान से उकता गए, यानी इमरान खान से भर गई है इस्टेब्लिशमेंट। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और प्लानिंग बहुत पहले शुरू हो गई थी। तो फिर मानिए ना कि पॉलिटिकली तो आपने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ किया, तो आज अगर पीटीआई ये कह रही है कि वो एक रियलिटी है और मुल्क के अंदर एक रियलिटी है जिसका नाम इस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर बात करने में क्या मुज़ायका? नहीं, वो आज से तो नहीं कह रहे, तो एक पेज पे थे इतना अरसा, जो खुद तो उन्होंने उनके खिलाफ बातें की हैं, और जो कोई 9 मई में किए है, तो हमने उनसे कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से आप बिगाड़ लें। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट हकीकत है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के हर मुल्क में उसकी इंपॉर्टेंस होती है। उसके बगैर मुल्क नहीं रह सकते। पॉलिटिकल पार्टियों का अपना रोल है, अदालतों का अपना रोल है, पार्लियामेंट का अपना रोल है, इस्टेब्लिशमेंट का अपना रोल है। वो बात करना चाह रहे थे, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन सियासी बातचीत सियासी पार्टियों की होती है। मैं आपको बताऊं, जो आपका इतना बड़ा सानिया हुआ है ना ईस्ट पाकिस्तान का, जो उसमें मुझे ये बताइए कि 2 ही तो पार्टियां थी। अगर 2 पार्टियां आपस में बैठ जाती, हमने सबक नहीं सीखा। ये बात सही है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से सबक ही नहीं सीखा। अगर 2 उस वक्त अवामी लीग और पीपल पार्टी आपस में बैठ जाते तो पाकिस्तान तो नहीं 2 लाख होता ना, कोई लाया अमल निकाल, कोई रास्ता निकाल लेते। बहरहाल वो एक हिस्ट्री की बात है, पुरानी बात है। मैं सिर्फ ये कहना मुझे सर ये समझ नहीं आती, मुझे शेख साहब ये समझा दीजिए बराए मेहरबानी कि आप एक तरफ कहते हैं कि वो इंतशारी टोला है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम उसको बैन करेंगे, अब उसके बानी पर आर्टिकल 6 लगाएंगे, हम साबिक सदर पर आर्टिकल, साबिक डिप्टी स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। दूसरी तरफ अब आप उन्हें कह रहे हैं कि आइए बैठ के बात करते हैं। तो आप इतने कंफ्यूज हैं जिससे हम भी कंफ्यूज है कि आप चाहते क्या है, हुकूमत चाहती क्या है? जी, बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, सियासी पार्टी जो होती है ना, उसमें मुख्तलिफ ख्यालात के लोग होते हैं। सियासी पार्टी में इकट्ठा एक नहीं होता कि जो सब ख्वाजा आज़म साहब ने जो बात कर दी वो कैसर अहमद शेख भी बात करेंगे। हर एक का अपने अपने ख्यालात होते हैं। जब मुश्तरका तौर पे कोई लाया अमल बन जाता है, कोई कंसेंसस बन जाता है, फैसला हो जाता है, तो फिर हम उन पे बाउंड है। इस वक्त तक तो मेरे ख्यालात वो नहीं है जो आप जिक्र कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि सियासी लोगों से हमें भी सर ख्याल आपने दिया ना, जब वफाकी वजीर इत्तलात आके कोई बात करेगा तो जाहिर है वो हुकूमत का तर्जुमान है, वो वही बात करेगा जो हुकूमत, वो कोई अपनी ज़ाती कैपेसिटी में कोई बात नहीं कर रहा, वो हुकूमत का वर्जन या नैरेटिव बयान कर रहा होता है। तो फिर अब मान लीजिए ना कि आप कंफ्यूज हैं, पहले आपने एक डिसीजन कुछ और किया, उसके बाद आपने उस पर यू टर्न लिया। असल में आप बात को कंफ्यूज आप कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने जो बात की, या तो उसने पूरी पार्टी की मीटिंग करके फैसला करके, कोई एक आदमी पूरे पार्टी का कोई भी हो, कितना भी, चाहे कोई लीडर हो, देखिए ना वो फैसला आप थोड़ा समझें। आप तो लोग ऐसे समझदार लोग हैं, सियासी मामलात में कंसेंसस होता है, मिलजुल कर डिस्कशन होती है। क्या हमारी पार्टी में ये डिस्कस हुआ? मैं खुद फेवर में नहीं हूं। यही तो मैं कह रहा हूं ना सर कि मैं यही तो कह रहा हूं कि पार्टी में डिस्कशन हुई नहीं, कैबिनेट में डिस्कशन हुई नहीं, वजीर इत्तलात अगर आगे तो पर्सनल कैपेसिटी में आके बात करके कि पीटीआई पर हुकूमत पाबंदी लगाने जा रही है, यता तारड़ ने पर्सनल कैपेसिटी में कहा था। मैं तो आपको साफ कह रहा हूं कि जब हम लोग शामिल नहीं थे, मेरे से तो पूछ कर, क्या मेरा रोल कोई नहीं है या और मिनिस्टर्स का रोल नहीं है? देखिए, पार्टी बहुत बड़ी पार्टी होती है। पार्टी मुल्क के नोक कॉर्नर से उसके लोग होते हैं, हर किस्म के ख्यालात के लोग होते हैं।
कोई बंदा बैठ के, कोई भी, मैं चाहे हूं, मैं अपना बैठ के कह दूंगा ये वो पार्टी की नहीं बात होगी, मेरी साथी बात है। तो ये कैसे हो सकता है कि वजीर इत्तलात हो, हुकूमती मौक़िफ़ वजीर इत्तलात के थ्रू आता है, वो तर्जुमानी कर रहा होता है हुकूमत की। अब और फिर जिस वक्त अता तारड़ साहब ने ये बात की तो उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा पर्सनल ये कोई ओपिनियन है, उन्होंने कहा हुकूमत ये करने जा रही है। तो शेख साहब का अपना मौक़िफ़ है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो ये कहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है कि अगर कोई शख्स पूरे पाकिस्तान में किसी किस्म का लीडर, अगर वो ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के ख़िलाफ़ या तहरीक इंसाफ में होते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक या तहरीक इंसाफ में होते हुए किसी और चीज़ की तरफ जाएगा, उसकी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। ये जो 41 बंदे हैं, इनमें से किसी का कोई बड़ा नाम नहीं है, और इन लोगों में से 98% ने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की है। एक बहुत बड़ा नाम है जो कि कहता था कि केपी में हुकूमत मैंने बनवाई है, वो है परवेज़ खटक। अगर परवेज़ खटक को सामने रख के एक स्टडी की जाए कि इतना बड़ा नाम जिसने चीफ मिनिस्टर रह चुका है, और उसके साथ जो है बाकी सारे थे, महमूद खान था चीफ मिनिस्टर रह चुका है, जब दो चीफ मिनिस्टर ने मिल के आधी सीट भी नहीं निकाली, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा वो अपना नुकसान करेगा। हुमायूं मोहम्मद साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब तक तकरीबन 25 के करीब लोग मिसिंग पर्सन्स हैं, इंक्लूडिंग MNAs, मेंबर कौमी असम्बली भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, उन्हें अपना जो भूख हड़ताली कैंप है वो पार्लियामान के बाहर से उठा के सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि ये लोग हमसे राब्ते में नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे राब्ते में नहीं है इस वक्त? देखिए, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट, अब फवाद साहब जो है ना, वो अपनी बात कर रहे होंगे, उनको जो इन्फॉर्मेशन होगी उस बेसिस पे उनकी बात होगी। जो मुझे पता है वो ये है कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन लोगों को सेफ जगह पे पार्क किया हुआ है, एज़ फार एज आई अंडरस्टैंड, कि भाई इन लोगों को, ये जो लोग हैं, इन लोगों को आप जिनके ऊपर ख़र्चा होता है उनको किसी ऐसी जगह पे रखो कि उनको हुकूमत या उनको इधर उधर कोई चीज़ हो ना हो, और जब ज़रूरत पड़े तो उनको रिप्रोड्यूस कर दो। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। एक चीज़, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने करना चाहिए, देखिए हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने के अलावा खदशे के पेश नज़र हुमायूं मोहम्मद साहब आपने इन लोगों को सेफ हाउस में रखा हुआ है, और क्या इनकी मर्जी के साथ रखा हुआ है? जाहिर है, वो खुद उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं, हम अगर इस जगह पे रहे तो हमारे ऊपर ये प्रेशर है, वो प्रेशर। जो मेरी इत्तलात है, अब मेरी इत्तलात इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है, तो मैं जो समझ सकता हूं मैं वो बता रहा हूं। यानी वो तो 25 लोग हो सकता है जिनकी जानिब निशानदेही फवाद चौधरी साहब ने की है, माजरत करूंगा। आप कह रहे हैं कि वो 25 के 25 लोग सेफ हाउस में? मैं ये समझता हूं, जो मुझे मालूम है, एक शख्स ऐसा है जिसका फ़ोन उनकी बेगम के पास था, और वो कहते हैं कि जी वो तो मुल्क से बाहर चले गए हैं, और हालांकि कोई बंदा अपना फ़ोन छोड़ के बेगम के पास, ख़ास तौर पे बेगम के पास छोड़ के फ़ोन बाहर नहीं जाता। तो वो एक आदमी है जिसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी सारे के सारे जो है ना, बाकी 40 के 40 उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए हुए हैं, उन्होंने हेल्प भी दिया हुआ है, और उनमें से बाज़ लोग जो कि देखिए उसमें एक स्पेक्ट्रम होता है, एक बहुत सॉलिड होते हैं, एक दरमियान में होते हैं, वो भी निकल जाएंगे। जो सबसे छोटे वाली तरफ है जिसमें जरा वो था, उसको हम आगे कर रहे हैं। आप रियाज फतियाना साहब की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने अपना मोबाइल फोन अपनी बेगम को दिया हुआ, रियाज फतियाना साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, कमालिया से आपके मैंने। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लोगों को खुद पता चल जाएगा। आजकल की दुनिया में कोई इंफॉर्मेशन छुपी रह नहीं सकती। आजकल इतना एडवांस हो गया, कोई इंफॉर्मेशन छुपी रह नहीं सकती। रियाज फतियाना साहब पीटीआई को छोड़ के किसी और के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? देखिए, जो शख्स भी है वो हाथ छोड़ के गले मिले, जो करे, उनके हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ेगा कि उस बंदे की सियासत खत्म हो जाएगी। ऐसा कथा नजर इस बात से, सर सियासत में मैंने मान लिया खत्म हो जाएगी, मैं तो खबर की बात कर रहा हूँ
कि रियाज फतेहाना साहब वो माना अपना नुकसान करेंगे, मगर ये बात तो ठीक है ना कि वो पीटीआई के साथ राब्ते में नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम जी, मैं उनका नहीं बताता कि ना, मैं नाम को रहने देना, नाम इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज वन इंडिविजुअल एंड दैट इंडिविजुअल अगर वो करता है, मेरे लिहाज से उससे ज्यादा कमअक्ल इंसान कोई नहीं है। देखिए इस वक्त मैं आपको बताता हूं, आपके पहले सेगमेंट में बात हो रही थी, इस वक्त जो हुकूमत है वो एक लाश की तरह है जो बदबू दे रही है, उसको उसके साथ चिमटी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इन दोनों का वजन उठाया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट में। हम उनको कह रहे हैं कि खुदा के लिए मत करो ये काम, ये लाश ना खुद कुछ कर सकती है, उल्टा इसकी बदबू की वजह से आपके ऊपर नाम आ रहा है। और आप एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना हो। आपकी बका इस मुल्क की बका है। आप एस्टैब्लिशमेंट से क्या कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहे? नहीं, हम एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि यार इस लाश को कंधा मत दो, इससे जान छुड़ाओ, क्योंकि इसकी बदबू आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है और उसकी वजह से आपके ऊपर। और आप एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं आप हमसे बात करें, आप उनको छोड़े, आप हमारे पास आ जाएं, यानी अल्टीमेटली तो सियासत में एस्टैब्लिशमेंट को घसीट रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हमारे पास आ जाए, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, आई एम सॉरी, हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हम एक मशवरा दे रहे हैं कि देखिए ये काम ना करें। बाकी दूसरा जो मशवरा ये है कि आप एक्चुअली इन्वॉल्व ही ना हो इन चीज़ों में। हम उनको ये कह रहे हैं कि यू शुड नॉट बी बायस्ड, यू शुड नॉट बी इवन पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल थिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो बज़ाहिर जो चीज़ें चल रही है, हम उनकी तरफ से इशारा करते हुए उनकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके ऊपर एक गंदा नाम लेकर आ रहे हैं। जब आप सपोर्ट करोगे तो आपके ऊपर नाम आपने अपने लोगों को सेफ हाउस में रखा हुआ है इस डर से कि कहीं ये लोग किसी दूसरे से हाथ ना मिला लें या इन पे कोई प्रेशर डाल के उनसे उनकी वफादारी ना छीन के ले जाए। क्या आप छांगा मांगा की सियासत कर रहे हैं? आप इल्ज़ाम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर या किसी और पे लगाते हैं, आप खुद भी वही सियासत कर रहे हैं कि अपने लोगों को उठा के आप किसी सेफ हाउस में ले गए? एक मिनट है, जो आपको पता है छांगा मांगा में क्या हुआ था? छांगा मांगा में औरों को बुलवा के औरों को पैसे दे दिला के वो क्या था, जैसे सिंध हाउस में हुआ था, वो छांगा मांगा था उस जमाने का। आजकल सिंध हाउस छांगा मांगा है। नहीं, आप भी तो चलिए, आप छांगा मांगा को छोड़े, आप सिंध हाउस वाला काम ही कर रहे हैं। उसमें से एक छोटी पोर्शन है। आप सिंध हाउस वाला काम कर रहे हैं सर? नहीं, सिंध हाउस में उन्होंने अपने बंदे नहीं रखे हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को रखा हुआ था। कि ये आपके बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हमने एज ऑफ नाउ वो इंडिपेंडेंस है ना, एज ऑफ नाउ तो इंडिपेंडेंस है, अभी तो उनकी वो शामिल नहीं हुए पीटीआई में फॉर्मली। सॉरी, एक मिनट, इधर मैं आपको करेक्ट कर लूं। सॉरी, इधर मुझे करेक्ट करने दे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था, इनको इंडिपेंडेंट करार देने का वो गलत है। उन्होंने उसको सेट असाइड कर दिया, उन्होंने उसको कलअदम करार दिया। तो अब ये उस डिसीजन से पहले का जो टाइम है जिसमें ये अपनी जो एफिडेविट जमा कराएंगे कि भाई हम किस पार्टी के साथ हैं और पार्टी से सर्टिफिकेट लेंगे, ये वो टाइम पीरियड है। ये हमारे सर्टिफिकेट, दे आर स्टिल नॉट बीइंग नोटिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ना सर, दे आर स्टिल नॉट बीइंग नोटिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो अभी का स्टेटस इंडिपेंडेंट ही है। मैं तो अच्छा चले लेट मी आस्क इन अदर वे। बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि उन दूसरे लोगों को उठा के छांगा मांगा या सिंध हाउस में रखा गया था, आप तो अपने लोगों को सेफ हाउस में रख रहे हैं, अपने लोगों से डर महसूस कर रहे हैं, खतरा महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस तरह होता है, वो मेरे ख्याल में कुरान में अल्लाह ताला इसी तरह कहता है कि पहले आप अपनी एहतियात कर लो, फिर तवक्कल अल्लाह पे करो। तो हम लोग अपनी एहतियात कर रहे हैं, ये नहीं है कि इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगा, ये हटेंगे, लेकिन एहतियात करना लाजिम है। हम एहतियात कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा बड़े प्रेशर्स आ जाते हैं, किसी का कोई ना कोई प्रेशर आ जाता है, तो हम उस लिहाज से एहतियात कर रहे हैं। बाकी मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मुझे सिवाय इक्का दुक्का के मुझे ऑलमोस्ट 100% कॉन्फिडेंस है कि एटलीस्ट ये 40 लोग, बल्कि मोस्ट प्रॉब्ली वो 41वां जो कि भूला भटका है वो भी आ जाएगा, मैं इतना जरूर जानता हूं। अच्छा, लास्टली मैं जरा आपको हाफिज नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी है, उनका एक शिकवा है और तंज भी कर रहे हैं वो पीटीआई। इतने कंफ्यूज है आप लोग कि पहले आप कह रहे थे हमारा मैंडेट वापस करें फॉर्म 47 और आप री इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि इतने कंफ्यूज लोगों से हम क्या बात करें? देखिए, जो मुझे पता चला है उसमें दो जरूर सामने आई है। एक तरफ री इलेक्शन की बात आई है और एक तरफ दोबारा जो बात सामने आई है वो ये है कि री इलेक्शन का नहीं है। सबसे पहले जो है ना कि इस तरह है, सबसे पहले बात हो जाती है
कि हम लोग ने हमारे जो 3 मेन कंडीशंस हैं वो एक है, नंबर 1 जो मैंडेट है, जिनका जो मैंडेट है वो वापस किया जाए, ठीक है। नंबर 2 हमारे जो लोग गलत केसेस के ऊपर अंदर किए गए उनको छोड़ा जाए, और उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए आगे। ये 3 बेसिक वो चीज़ें हैं कि जिस पे हम कर रहे हैं। अब उसके बाद दूसरी आगे क्या हो सकती है, अब आगे की एक राय ये है कि अगर हम लोग खाली मैंडेट वापस लेते हैं तो आप लोग कहोगे कि यार पीटीआई अपनी मैंडेट के लिए, वहाँ पे हम कहते हैं कि अगर सारों को राज़ी होता है, जो मेरा दिमाग काम करता है जिस तरह देखता है, अगर सारों को राज़ी होता है और हर एक के लिए ये फेस सेविंग है, तो आप नए इलेक्शंस करा लो। इस इलेक्शन कमीशन के तहत नहीं, एक नया इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन लेकर आओ, नया इलेक्शन करा लो, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हमारा बेसिक वायदा यही है कि हमें और सब ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी का धरना बदस्तूर जारी है। जमात इस्लामी अपने मकसद के हुसूल में डटी हुई है और इसका धरना 7वें रोज़ में दाखिल हो गया है। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि बिजली के बिलों में कमी की जाए, और इस हवाले से हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी कोई रंग नहीं ला सका। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत मुतालबात की नाकाबिल अमल होने का पैगाम भिजवा रही है। अगर हुकूमत गैर संजीदा नजर आई तो मुज़ाकरात से अलहदा हो जाएंगे। मजीद वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। लोगों के ज़रिए से हुकूमत ये कहलवाने की कोशिश कर रही है कि जमात इस्लामी के धरने के जो मुतालबात हैं वो काबिल अमल नहीं है। मैं एक मरतबा फिर ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया है जो काबिल अमल नहीं है, जब हमारी कैपेसिटी ज़्यादा मौजूद है। लिहाजा IPPs का मामला जब तक रिजॉल्व नहीं होगा ये धरना भी ख़त्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो फिर जमात इस्लामी हर मुमकिन ऑप्शन को इस्तेमाल करेगी। दूसरी जानिब अता तारड़ कहते हैं कि जमात इस्लामी मसले पर तजवीज़ दे और धरना ख़त्म करे। ये अता तारड़ क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और हम समझते हैं उनके साथ हमारा एक इज्जत एहतराम का रिश्ता है। कल भी हमारी टेक्निकल कमेटी उनको मिली, उनसे बातचीत हो रही है। अगर कोई समझता है कि वह धरने से ऐलान करके हम उठ जाएंगे, देखिए ये मुनासिब तरीकेकार नहीं है। इसका तरीका यही है कि आप हमारा साथ दें, तजावीज़ दें, बंद कमरे में बैठें, खुले कमरे में बैठें, मीडिया के सामने बैठें, इस पर बातचीत करें। मगर मेरी उनसे दरखास्त होगी कि आप एहतजाज खत्म कर, क्योंकि देखिए हुकूमत एक काम ऑलरेडी कर रही है, या तो ना कर रहे हो या हमारी ख्वाहिश ना हो या एजेंडा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि एहतजाज और धरना खत्म करें और हुकूमत जो काम कर रही है उसमें पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दें और आगे चलें। इस वक्त सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कैसर शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अता तारड़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, हुकूमत ऑलरेडी इन पर काम कर रही है, हुकूमत को अपना काम करने दे, धरना उठाए और वापस चले जाए। तो क्या जमात इस्लामी अब हुकूमत की इस ऑप्शन पर सोच विचार कर रही है? बहुत शुक्रिया जी। जमात इस्लामी ने अवाम के मसाइल पर सोच विचार किया था और हालात को देखते हुए जमात इस्लामी ने यह फैसला किया था कि हम इनको बताएं कि ये और ये जो मसाइल हैं ये अब नहीं चलेंगे। अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है, अवाम जो है वो पिस गए हैं, अवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते बिजली का बिल अदा करने के बाद, और IPPs के जालमाना मुआहदे जो हैं उन्होंने मुल्क को निचोड़ दिया है। मुआशी हालात पहले ही हमारे ठीक नहीं है, तनख्वाहदार तबके पर इतने बड़े पैमाने पर नए टैक्सेस लगे हैं। तो जमात इस्लामी ने तो सोच विचार करके ये अनाउंस किया था और इस धरने का ऐलान किया था ताकि ये हम आवाम के रिलीफ के लिए काम करें और आवाम को रिलीफ दे के उठे। हुकूमत जो है वो एक तरफ मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन अमली तौर पर जमात इस्लामी के पास जो दलाइल हैं, जो हम मसाइल का हल पेश कर रहे हैं कि आप कहाँ से पैसे कम करें और कहाँ पर जो है वो टैक्स बढ़ाएं और किस तरह जो है ये मसला हल किया तो फिर कैसे शरीफ साहब, जमात इस्लामी के पास अब प्लान बी क्या है? देखिए हुकूमत ने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है फर्स्ट राउंड में, अब प्लान बी या अल्टरनेटिव क्या है? इसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज प्लान बी का कुछ हिस्सा जो है वो शेयर किया है। बाकी बहुत सारी चीजें आना बाकी हैं। जो उन्होंने कहा कि कल कराची में जो है वो धरने का आगाज होगा, इसी तरह कुछ दिन बाद लाहौर, फिर पेशावर, फिर कोयटा, और इसी तरह चलते चलते ये एक धरना नहीं रहेगा, ये अब बहुत सारे धरनों में तब्दील हो जाएगा। हम पुरअमन लोग हैं, हमारे धरने पुरअमन होंगे। अवाम ने बड़ी तादाद में जमात इस्लामी से उम्मीद बांध ली है, हाफिज नईमुर रहमान साहब से उम्मीद बांध ली है। इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी का इरादा है आपका? इस्लामाबाद के हवाले से इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी का इरादा भी रखते हैं आपके? धरना पिंडी से उठाएं और इस्लामाबाद की तरफ चल निकले?
देखिए, हमारे पास ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हमने 26 जुलाई को भी अमीर जमात इस्लामी ने बहुत बड़ी साजिश जो है वो नाकाम बनाई थी। हम डी चौक उस दिन भी जा सकते थे, जिस तरह इन्होंने इस्लामाबाद को सील किया था और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए थे, लेकिन हमने उस साजिश को नाकाम बनाया कि हम किसी तसादुम में नहीं आए। और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि तसादुम हो, कुछ लाशें जो हैं वो गिरें और जमात इस्लामी पर भी वही तबसरे शुरू हो जाएं जो माजी में होते रहे हैं मुख्तलिफ जमातों पर। लेकिन जमात इस्लामी के अमीर ने जो रास्ता निकाला, 3 धरनों का ऐलान किया, फिर उसको मरी रोड पर शिफ्ट कर दिया और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गम्बा भी नहीं टूटा। अब हुकूमत जो है इस हवाले से भी परेशान है कि बढ़ती हुई तादाद अवाम का बढ़ता हुआ धरने में शिरकत का रुझान और जिस तरह पजीराई है इस धरने की और लोग दुआएं कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं बड़ी तादाद में, तो जब तक अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, ठीक, ये जो बाल है वो हुकूमत की कोर्ट में है, ये धरना जारी रहेगा। लास्टली कैसे श्री साहब इसी मकाम पर रह के धरने को जारी रख के हुकूमत पर जोर डालेंगे कि मुतालिबात को मंजूर करें, या यहाँ से मकाम तब्दील भी किया जा सकता है? क्विकली बता दीजिएगा, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। देखिए, धरना जो है और अवाम की जो शिरकत है, इतने बड़े पैमाने पर लोगों का निकलना, और जिस तरह हमने कहा कि अगले मरहले में हम पूरे पाकिस्तान में धरने देंगे और उससे अगले मरहले में अगर हुकूमत को फिर भी समझ नहीं आती और रिलीफ नहीं मिलता तो बड़ी शाहराएं जो हैं उन पर भी धरने दिए जा सकते हैं। और बाकी तफसीलात भी बहुत सारी हैं जो जमात इस्लामी के पास मौजूद हैं। मुहज़्ज़ब सोसाइटी और मुआशरे में यही एक कानूनी रास्ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद। हुकूमत बता रही है कि इकोनॉमी को बचाने के लिए उसको मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं, मगर इन मुश्किल फैसलों का असर कहीं गरीब आम आवाम पर नहीं पड़ रहा है। जो गरीब आवाम, जो पैसा हुआ तबका है, वो पहले से ज़्यादा मफलूकुल हाल होता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो नंबर्स बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा माली साल पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम की सतह पर बरकरार रहेगी। रिपोर्ट के कर्ज अदायगी के लिए पाकिस्तान का गैर मुल्की अदायगी पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है, जबकि सियासी खतरात, महंगाई की बुलंद शरह, जो इस्लाहात, माशी सूरत हाल के लिए ख़तरा है। रिपोर्ट के मुताबिक कमज़ोर सियासी सूरत हाल की वजह से सियासी गैर यकीनी ज़्यादा रहेगी और समाजी बेचैनी से IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर अमल दरामद भी मुश्किल होगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अगर बैरूनी इशारिये कमज़ोर हुए तो पाकिस्तान की रेटिंग कम होगी। अब मुल्क की मईशत में बेहतरी तो आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब आवाम की ज़िंदगियों में वही महंगाई और बेरोज़गारी का रोग है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी है और इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2024 में महंगाई की शरह में 2.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 11% पर आ गई है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।